नदी के सबसे सुंदर किनारे पर ठाकुर कालू कौवे का एक शानदार 3 मंजिला घास का महल था। उसकी चमक दूर से ही दिखती थी। कालू खुद को जंगल का राजा समझता था। उसकी पत्नी गोरी कौवी स्वभाव से बहुत नरम थी, पर अपने पति के घमंड के आगे कुछ बोल नहीं पाती थी। गोरी, देखो ये पूरा जंगल, ये नदी, सब इस ठाकुर की मुट्ठी में है। जी, पर हमें दूसरों के प्रति थोड़ी दया भी रखनी चाहिए। चुप रहो। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। फरहाना खान, अंजुम, हिना। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। दया कमजोर लोग करते हैं, ठाकुर सिर्फ हुक्म चलाना जानता है। रानो चिड़िया, तोता परिवार और कबूतर परिवार जैसे गरीब पक्षी ठाकुर कालू की जमीन पर रहते थे और उसे लगान के रूप में अपने भोजन का हिस्सा देते थे। आज कालू लगान वसूलने आया था। रानो, आज का लगान कहाँ है? ठाकुर साहब, मेरा बच्चा बीमार है। आज खाने के लिए बस यही कुछ दाने हैं। कृपया आज का लगान माफ कर दीजिए। माफ? ठाकुर का नियम है, लगान तो देना पड़ेगा। कालू बेरहमी से रानो के बच्चे के हिस्से का दाना भी छीन लेता है। रानो बेबसी से रोती रह जाती है। इसके बाद ठाकुर का अगला शिकार हरिया तोता का परिवार था। हरिया तोता अपने घर के बाहर बैठा कुछ सूखे हुए फल जमा करने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर सूखे की चिंता साफ दिख रही थी। हरिया, चलो जल्दी से लगान निकालो, मेरे पास फालतू समय नहीं है। ठाकुर साहब, आप तो देख ही रहे हैं, जंगल में सूखा पड़ने लगा है। बड़ी मुश्किल से बच्चों के लिए थोड़ा बहुत जमा कर पाता हूँ। इस बार रहम कीजिए। तो क्या सूखा पड़ा है तो मैं अपना हिस्सा छोड़ दूं? ये जमीन मेरी है, या तो लगान दो या ये जगह खाली करो। हरिया तोता जानता था कि ठाकुर से बहस करना बेकार था। उसने हाथ जोड़कर अपने बच्चों के लिए बचाए हुए थोड़े से फल भी कालू के हवाले कर दिए। लेकिन ठाकुर का अत्याचार अभी खत्म नहीं हुआ था। अब वह बंटी कबूतर के घर पहुंचा। बंटी कबूतर के घर में उसके बच्चे भूख से रो रहे थे। बंटी के पास देने के लिए एक दाना भी नहीं था। बंटी, कहाँ मर गए सब? लगान का समय हो गया है। ठाकुर साहब, बस बहुत हो गया, हमारे पास कुछ नहीं है। आप हमें मार ही डालिए, पर हम अपने बच्चों का पेट नहीं काट सकते। ये सुनते ही कालू कौवे का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ठाकुर से जुबान लड़ा? उसने बंटी कबूतर को एक जोर का धक्का दिया, जिससे बंटी जमीन पर गिर गया। जब बंटी ने उठने की कोशिश की तो कालू ने उसे अपने पंजों से बुरी तरह पीटा। बंटी की पत्नी बबली कबूतरी जब उसे बचाने आई तो कालू के गुंडों ने उसे भी धक्का दे दिया और उनके घोंसले का सारा सामान तोड़ फोड़ दिया। मत मारो, मेरे बच्चे डर जाएंगे। ये सजा है ठाकुर से जुबान लड़ाने की। कल तक लगान नहीं मिला तो तुम सबको यहाँ से निकाल दूंगा। उस दिन पूरे जंगल ने ठाकुर कालू कौवे का असली चेहरा देखा। वह सिर्फ एक लालची जमींदार नहीं, बल्कि एक क्रूर अत्याचारी था। बंटी कबूतर जमीन पर घायल पड़ा था और पूरा जंगल बेबसी के आंसू रो रहा था। कुछ हफ्ते बाद जंगल में भयानक सूखा पड़ गया। जमीन बंजर हो गई और दाने का एक टुकड़ा भी मिलना मुश्किल हो गया। सभी पक्षी भूख से तड़प रहे थे। बंटी भैया, बच्चे भूख से रो रहे हैं। समझ नहीं आता क्या करे। हाँ हरिया भैया, ऐसी मुसीबत तो कभी नहीं देख। सूखे के बावजूद कालू लगान वसूलने पहुंच गया। ठाकुर साहब, रहम कीजिए, जंगल में कुछ भी नहीं बचा है। हम आपको लगान कहाँ से दें? ये मैं नहीं जानता। अगर कल तक लगान नहीं मिला तो मैं तुम सबको इस जंगल से निकाल दूंगा। उसकी क्रूरता देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह जंगल का एक बूढ़ा साधु पक्षी जो मौसम का हाल जानता था, सबको इकट्ठा करता है। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इस भयानक सूखे के बाद एक महाबाढ़ आएगी। नदी अपना रास्ता बदलेगी। अपनी जान बचानी है तो ऊंची पहाड़ियों पर चले जाओ। यह सुनकर सब पक्षी डर जाते हैं
और अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। जब रानो और हरिया तोता ये खबर कालू को देते हैं तो वह जोर जोर से हंसने लगता है। पागल हो गई हो तुम सब। ये नदी मेरे ठाकुर घराने की गुलाम है। ये मेरी जमीन को छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। कोई कहीं नहीं जाएगा। रानो, तोता और कबूतर परिवार कालू की बात ना मानकर रात के अंधेरे में चुपचाप अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर ऊंची पहाड़ियों की तरफ चले जाते हैं। वे जानते थे कि ठाकुर का घमंड उन्हें ले डूबेगा। उल्लू साधु की चेतावनी सच हो गई। आधी रात को नदी में भयानक बाढ़ आ गई। पानी की ऊंची ऊंची लहरें किसी दैत्य की तरह शोर मचाती हुई आगे बढ़ने लगीं। सुनिए जी, नदी का पानी बढ़ रहा है। हाँ, साधु की बात सच हो गई। चुप रहो, कुछ नहीं होगा। पानी की पहली लहर ने कालू के घास के महल की नींव को हिला दिया। दूसरी लहर ने पहली मंजिल को बहा दिया। कालू का घमंड अब डर में बदल रहा था। गोरी, जल्दी ऊपर चलो। वह और गोरी अपनी जान बचाने के लिए महल की सबसे ऊपरी छत पर चढ़ जाते हैं। कालू और गोरी बेबसी से अपने सपनों के महल को पानी में डूबते हुए देख रहे थे। तभी कालू को नदी के पानी में वो सब कुछ बहता हुआ दिखा जो उसने गरीबों से छीना था। अनाज के दाने, बच्चों के खिलौने और फिर उसे पानी की हर लहर में रानो के भूखे बच्चे का रोता हुआ चेहरा दिखाई देने लगा। उसे हरिया तोते की बेबसी और कबूतर की लाचारी दिखने लगी। ये देखकर उसका दिल कांप उठा। नदी उससे उसका कर्ज वसूल रही थी। सुबह जब सूरज निकला तो कालू और गोरी एक बहते हुए तिनके के सहारे एक सुनसान किनारे पर पहुंचते हैं। उनके पास अब कुछ नहीं था। वे उन पक्षियों से भी ज्यादा गरीब हो चुके थे जिन पर वे अत्याचार करते थे। तभी रानो चिड़िया और हरिया तोता वहां आते हैं। ठाकुर साहब, ये थोड़ा सा भोजन कर लीजिए। कालू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना सिर शर्म से झुका लिया। आज प्रकृति ने उसे सिखा दिया था कि सबसे बड़ा ठाकुर समय होता है, जो हर घमंड का हिसाब बराबर कर देता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्रकृति किसी की जागीर नहीं होती, वह सिर्फ अपना कर्ज वसूलना जानती है। घमंड और लालच से बना महल एक दिन पानी में जरूर बह जाता है। जंगल में आज एक नई खुशी का माहौल था। रानो चिड़िया कई सालों के इंतजार के बाद फिर से माँ बनने वाली थी। उसके घोंसले में 3 नन्हे अंडे रखे थे जो उसकी दुनिया थे। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बाहर आ जाओ। मैं तुम्हारी मीठी आवाज सुनने के लिए इंतजार कर रही हूँ। रानो का पति भी बहुत खुश था। उन्होंने मिलकर अपने घोंसले को और भी सुंदर बनाया था। एक शाम जंगल का चौराहा पर हरिया तोता का परिवार, बिंदिया चिड़िया और बुलबुल सब रानो को बधाई देने आए थे। बहुत बहुत बधाई हो रानो, ये खबर सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। हाँ रानो, तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे होंगे। हम उनके जन्म का इंतजार करेंगे। सुबह जब रानो नींद से जागी तो उसके घोंसले में एक भयानक सन्नाटा था। उसके अंडे जो कल तक वहां थे, गायब थे। रानो की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। मेरे अंडे, मेरे बच्चे कहाँ हैं? कोई मेरे बच्चों को बचाओ। रानो घोंसले में इधर उधर भागने लगी। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया था। उसकी उम्मीदें एक पल में टूट गई थी। जल्द ही पूरे जंगल से यही दर्दनाक खबर आने लगी। बिंदिया चिड़िया, बुलबुल और कई और पक्षियों के अंडे भी चोरी हो गए थे। जंगल की खुशियाँ मातम में बदल गई थी। मेरे बच्चे, कौन ले गया मेरे बच्चों को? अब क्या होगा? हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। हर घर में रोने की आवाजें थीं। कोई नहीं जानता था कि ये किसने किया। कालू कौवा, जो रानो की खुशी से जला करता था, जब अपने घोंसले में पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके भी अंडे गायब थे। पहली बार उसे वही दर्द महसूस हुआ जो रानो और दूसरे पक्षियों को हो रहा था। कौन है ये जिसने मेरे बच्चों को चुराया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हमारे बच्चे सब खत्म हो गया।
पूरा जंगल रो रहा था और हार मान चुका था, लेकिन रानो अपने टूटे हुए दिल के साथ भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो अकेली ही जंगल में भटक रही थी, हर पत्ती, हर टहनी पर अपने अंडों को ढूंढ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर पैरों में हिम्मत। एक माँ की इस बेबसी और हिम्मत को देखकर कालू कौवा दूर से सब देख रहा था। उसका पत्थर दिल पिघलने लगा था। उसे अपनी पिछली गलतियों पर पछतावा हो रहा था। कालू कौवा धीरे से रानो के पास आता है। रानो, तुम अकेली क्यों मटक रही हो? मुझे मेरे बच्चे चाहिए कालू, मुझे उन्हें ढूंढना है। रानो, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मैं अपनी गलतियों के लिए माफी चाहता हूँ, पर अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सब की है। मेरे अंडे भी चोरी हुए हैं। रानो हैरान होकर कालू को देखती है। पहली बार कालू के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द और प्रायश्चित दिख रहा था। कालू ने अपनी कौवों की टोली को इकट्ठा किया। उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके उस चोर का पता लगाना शुरू किया। जल्द ही उसे पता चल गया कि ये काम काले नाग का है, जो जंगल के बाहरी हिस्से में रहता था। वो काला नाग ही हमारा दुश्मन है। उसने ही हमारे अंडे चुराए हैं। हम सबको मिलकर उसे सबक सिखाना होगा। कालू, तुम हमारे दुश्मन थे, हम तुम पर कैसे भरोसा करें? हमें कालू पर भरोसा करना होगा। आज वो हमारी तरह ही एक माँ बाप है। उसका दर्द झूठा नहीं है। अगली सुबह सभी पक्षी एकजुट हो काले नाग के बिल के पास पहुँचते हैं। कालू एक योजना बनाता है। हरिया भाई, बिंदिया बहन, आप सब नाग को बिल से बाहर निकालने के लिए शोर मचाएंगे और उसका ध्यान भटकाएंगे। मैं और मेरे कुछ साथी अंदर जाकर अंडे सुरक्षित बाहर लाएंगे। हरिया तोता और बाकी पक्षी जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देते हैं। नाग बिल से बाहर आता है और गुस्से से इधर उधर देखने लगता है। जैसे ही नाग बाहर निकलता है, कालू और उसकी टोली तेजी से बिल के अंदर घुसते हैं। वे देखते हैं कि नाग ने सारे अंडे एक जगह इकट्ठा करके रखे हैं। जल्दी करो साथियों, एक एक करके सारे अंडे बाहर निकालो। वे जल्दी जल्दी सभी के अंडे उठाकर सुरक्षित बाहर ले आते हैं। बाहर नाग हार मानकर बिल में वापस घुस जाता है। हरिया, बिंदिया और बाकी पक्षी अपने अंडों को देखकर खुशी से रोने लगते हैं। रानो अपने अंडे उठाकर उन्हें सीने से लगा लेती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कालू, तुमने आज मेरे बच्चों की जान बचाई है। तुमने हमारा सबसे बड़ा दुख दूर कर दिया। मैं तुम्हारी ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रानो, आज मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका मिला है। आज मैंने पहली बार खुशी महसूस की है। कुछ दिनों बाद जंगल में फिर से खुशी और चहचहाहट लौट आती है। रानो के घोंसले में उसके नन्हे बच्चे बाहर आ चुके थे। बिंदिया और बुलबुल के बच्चे भी अंडों से निकल आए थे। उस दिन जंगल ने सीखा कि साझा दर्द सबसे बड़े दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है और एक माँ की हिम्मत सबसे बड़े बदलाव की वजह बन सकती है। कालू कौवा अब जंगल का हीरो था और रानो का दोस्त। जंगल में सोने जैसी धूप खिली हुई थी। जंगल के बीच में बहता जीवन धारा झरना, जिसका पानी मिश्री जैसा मीठा था, सबकी प्यास बुझाता था। रानो चिड़िया अपने पक्के दोस्त हरिया तोता के साथ बैठी हुई थी। तभी वहाँ एक नया तोता उड़ता हुआ आया, जिसके पंख लाल थे और बोलने का अंदाज बहुत मीठा था। आओ आओ नए मेहमान, इस जंगल में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। हमारा नाम लालू है। हम पास के गांव से आए हैं। सुना है आपके जंगल का पानी बहुत मीठा है। सही सुना है दोस्त, ये जीवन धारा हमारे जंगल की शान है। मैं हरिया तोता हूँ और ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त रानो चिड़िया है। ओ भालो, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई रानो दीदी। हमको ये जगह एकदम स्वर्ग जैसा लग रहा है। तीनों दोस्त झरने का मीठा पानी पीते हैं और जंगल की सुंदरता की बातें करते हैं। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये खुशियाँ जल्द ही एक भयानक दुख में बदलने वाली हैं। जंगल में सब कुछ पहले जैसा ही था। बच्चे खेल रहे थे,
पक्षी दाना ढूंढ रहे थे। तभी अचानक आसमान में उड़ता हुआ एक कबूतर, जिसका नाम बंटी था, जमीन पर आ गिरा। उसके पंख कमजोर थे और वो जोर जोर से सांस ले रहा था। अरे, क्या हुआ तुम्हें कबूतर भाई? तुम ऐसे कैसे गिर गए? पता नहीं रानो, मेरे पंखों में बिल्कुल जान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो झड़ रहे हैं। ये अजीब है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये ठीक नहीं लग रहा है हरियादा, हमें जंगल के हकीम जी को बुलाना चाहिए। ये जंगल में फैलने वाली उस भयानक बीमारी की पहली दस्तक थी, जिसका नाम था पंखछड़। 1 हफ्ते के अंदर पंखछड़ बीमारी पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। हर दूसरा पक्षी इसका शिकार हो रहा था। जिसके भी पंख झड़ते वो उड़ नहीं पाता और धीरे धीरे भूख और लाचारी से मर जाता। ये क्या मुसीबत आ गई है? अगर मैं बीमार हो गया तो मेरा क्या होगा? रानो, देखो, लालू की तबीयत भी खराब हो रही है। उसके पंख भी कमजोर लग रही हैं। रानो दीदी, हमको बहुत डर लग रहा है, हम उड़ नहीं पा रहे हैं। हिम्मत रखो लालू, मैं कुछ करती हूँ। हम सब मिलकर इस मुसीबत से लड़ेंगे। लेकिन रानो को भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जंगल का हर परिवार इस दर्द से गुजर रहा था। रानो, चिड़िया, जंगल के सबसे बूढ़े और समझदार उल्लू बाबा हकीम के पास आखिरी उम्मीद लेकर पहुंची। हकीम खुद बहुत बीमार थे और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। हकीम बाबा, कृपया हमारी मदद कीजिए। पूरा जंगल तबाह हो रहा है। इस पंखझड़ का कोई इलाज तो होगा? इलाज है बेटी, सिर्फ एक ही इलाज है। तो बताइए ना बाबा, मैं कुछ भी करूंगी। हिमालय की चोटी पर एक दुर्लभ जड़ी बूटी मिलती है, जिसका नाम है संजीवनी बूटी। वो इस बीमारी को ठीक कर सकती है। तो मैं ले आऊंगी बाबा। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। उस जड़ी बूटी को पीसकर जंगल के जीवन धारा झरने में मिलाना होगा। ये तो आसान है, मैं कर दूंगी बाबा। नहीं बेटी, आसान नहीं है। जैसे ही वे जड़ी बूटी झरने में मिलेगी, झरने का पानी पूरे एक मौसम के लिए कड़वा जहर बन जाएगा। ये सुनकर रानो सन्नाटे में आ गई और हकीम बाबा ये बात कहकर भगवान को प्यारे हो जाते हैं। अब ये राज और ये भयानक फैसला सिर्फ रानो के कंधों पर था। वो अपने घोंसले में बैठी थी। उसके सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ मेरा पूरा जंगल है, मेरे दोस्त, उनके बच्चे जो एक एक करके मर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो मीठा पानी जो उनकी जिंदगी है। अगर मैंने पानी को कड़वा कर दिया तो वो सब मुझसे नफरत करेंगे। वो कभी नहीं समझेंगे, वो मुझे गद्दार कहेंगे। लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो सब मर जाएंगे। रानो की नज़र बीमार लालू तोता पर पड़ती है, जो दर्द से तड़प रहा था। फिर उसे छोटे छोटे बच्चे याद आते हैं जो उड़ने से पहले ही जमीन पर गिर रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसने फैसला कर लिया था, भले ही मेरा जंगल मुझसे नफरत करे, लेकिन मैं उसे मरने नहीं दे सकती। रात इतनी अंधेरी थी कि चांदनी भी डरी हुई लग रही थी। रानो चिड़िया अकेले ही चुपचाप संजीवनी बूटी लेकर झरने के पास पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे। हे जीवन धारा, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी मिठास में जहर मिलाने जा रही हूँ, लेकिन ये मेरे दोस्तों की जिंदगी के लिए जरूरी है। रानो अपनी आंखें बंद करती है और जड़ी बूटी को पीसकर झरने के पानी में मिला देती है। पानी में मिलते ही जड़ी बूटी घुल जाती है और पानी का रंग हल्का सा बदल जाता है। रानो रोते हुए वहां से अंधेरे में गायब हो जाती है। सुबह होते ही सभी पक्षी प्यास बुझाने के लिए झरने पर आते हैं। कालू कौवा सबसे आगे था। छी, ये क्या है? पानी इतना कड़वा कैसे हो गया? ये तो जहर जैसा लग रहा है। हाँ, अचानक पानी को क्या हो गया? ओ माँ, ये तो पीने लायक एकदम नहीं है। पूरे जंगल में हाहाकार मच जाता है। सब परेशान हो जाते हैं कि अब वो क्या पिएंगे। रानो चुपचाप एक पेड़ के पीछे खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे।
जंगल के सारे पक्षी इस नई मुसीबत पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी कालू कौवा सबके सामने आता है। दोस्तों, क्या आपने सोचा कि ये पानी अचानक कड़वा कैसे हो गया? ये अपने आप नहीं हुआ है, इसके पीछे किसी की साजिश है। कैसी साजिश कालू? मैंने कल रात रानो को झरने के पास कुछ मिलाते हुए देखा था। ये सब इसी का किया धरा है। ये हम सबसे बदला लेना चाहती है। इसने हमारे पानी में जहर मिला दिया है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। सबकी नजरें रानो पर टिक जाती हैं, जो खामोश खड़ी थी। चुप रहो कालू, तुम झूठ बोल रहे हो। रानो ऐसा कभी नहीं कर सकती। एकदम ठीक। रानो दीदी तो सबकी मदद करती है, वो ऐसा पाप नहीं कर सकती। तो फिर ये चुप क्यों है? अगर इसने कुछ नहीं किया तो सफाई दे। बोलो रानो, क्यों मिलाया तुमने जहर? रानो कुछ नहीं बोलती। वो हकीम को दिया वचन नहीं तोड़ सकती थी। उसकी खामोशी को सबने उसका गुनाह मान लिया। भीड़ में से गद्दार और दुश्मन की आवाजें आने लगती हैं। रानो चिड़िया, तुमने हम सबके साथ विश्वासघात किया है। तुम्हारी खामोशी ने सब साबित कर दिया है। कल सूरज उगने से पहले तुम ये जंगल छोड़कर चली जाओगी। ये फैसला सुनकर रानो का दिल टूट जाता है, लेकिन वो अपने आंसू पी जाती है। अगली सुबह रानो चिड़िया अकेली अपना टूटा हुआ दिल लेकर जंगल छोड़कर जा रही थी। वही पक्षी जिनकी जान उसने बचाई थी, आज उसे नफरत से देख रहे थे। हरिया और लालू उसके पास आते हैं। रानो, हमें सच बताओ, हम तुम पर विश्वास करते हैं। रानो दीदी, हमको छोड़ के मत जाओ। अपना ख्याल रखना मेरे दोस्तों, शायद यही मेरी किस्मत है। रानो आखिरी बार अपने जंगल को देखती है और अनजान रास्तों पर उड़ जाती है। कुछ हफ्ते बाद पानी अभी भी कड़वा था, लेकिन एक चमत्कार हो रहा था। जो भी पक्षी बीमार थे वो अब ठीक हो रहे थे। उनके पंख फिर से मजबूत हो गए थे। लालू तोता जो उड़ नहीं पा रहा था, अब आसमान में उड़ रहा था। हरियादा, एक बात समझ नहीं आ रही। पानी कड़वा है, लेकिन हम सब ठीक हो गए। पंखचढ़ बीमारी खत्म हो गई। हाँ लालू, ये अजीब है। ऐसा लगता है जैसे इस कड़वे पानी में ही इलाज था, और ये सब रानो के जाने के बाद ही हुआ। दोनों दोस्तों को धीरे धीरे सच का एहसास होने लगता है। एक मौसम बाद सुबह जब हरिया तोता झरने पर पानी पीने गया तो वो हैरान रह गया। पानी फिर से मिश्री जैसा मीठा हो गया था। एक पूरा मौसम बीत चुका था। हरिया और लालू पूरे जंगल को इकट्ठा करते हैं और उन्हें रानो के बलिदान की पूरी कहानी बताते हैं। सबको अपनी गलती का एहसास होता है। कालू कौवा शर्म से सिर झुका लेता है। जिस रानो को हमने गद्दार कहकर जंगल से निकाल दिया, वही हमारी रक्षक थी। उसने हमारी जिंदगी के लिए अपने ऊपर नफरत का जहर पी लिया। पूरा जंगल पछतावे की आग में जलने लगता है। सबकी आंखें उस रास्ते को देख रही थीं जहां से रानो गई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रानो जा चुकी थी और अपने पीछे एक ऐसी कहानी छोड़ गई थी जो जंगल हमेशा याद रखेगा। एक दोस्त के त्याग की और एक जंगल की नफरत की। गहरा जंगल, बरसात का मौसम। काले बादलों ने आसमान ढक रखा था। बिजली की गड़गड़ाहट के बीच ठंडी हवा पेड़ों को झुका रही थी। पत्तियां कांप रही थी। इसी जंगल के एक कोने में एक टूटी फूटी सी जगह में बैठी थी रानो चिड़िया अपने नन्हे बच्चों के साथ। बस थोड़ी देर और सहलो मेरे लाल, ये बारिश थमेगी। माँ ने बहुत कोशिश की, पर हर बार तूफान सब कुछ उड़ा ले गया। माँ, बहुत ठंड है, पेट भी खाली है। क्या हम कभी किसी अच्छे घर में रह पाएंगे? रानो की आंखों में आंसू आ गए। वह खुद को बेबस महसूस कर रही थी। हिम्मत करके वह पड़ोसियों से मदद मांगने निकली। रानो बहन, हमारे पास भी कुछ खास नहीं बचा। बड़ी मुश्किल से बनाया है ये घोंसला। मैं तिनके मांग रही हूँ, कोई एहसान नहीं। मेरे बच्चे कांप रहे हैं, उनका क्या दोष?
सच कहूँ तो तू हमेशा आखिरी वक्त पर आती है। क्यों नहीं पहले से सोचा? हम सब ने मेहनत की है, तू भी कर। रानो कुछ कहे बिना मुड़ गई। उसकी आंखें भीग गई थीं, शायद बारिश से, शायद अपमान से। तोते का घर रंग बिरंगे फूलों और तिनकों से सजा हुआ था। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। तोता भाई, बस कुछ तिनके बच्चों को ठंडी मार रही है। रानो, तू फिर आई। मेहनत करके घर बनाना सबको आता है, तू क्यों हर बार दूसरों पर निर्भर रहती है? मैंने भी मेहनत की, पर हर बार तबाही आई। इस बार सिर्फ बच्चों के लिए आई हूँ। बच्चे तो सबके होते हैं, अब हर कोई तुझे अपना हिस्सा दे, ये कहाँ का न्याय है? रानो फिर चुप रह गई। जवाब में उसका मौन ही सब कुछ कह गया। रानो अब पहुंची जंगल के बुजुर्ग उल्लू दादा के पास। उम्मीद थी कि वे कुछ समझेंगे। दादा, कुछ तिनके दे दीजिए, बच्चे बीमार हो रहे हैं, आप तो सब समझते हैं। रानो, मैं तुझे कई बार समझा चुका हूँ, बरसात हर साल आती है, कब तक दूसरों पर रोती रहेगी? गलती मेरी है, मानती हूँ, मगर बच्चों की सजा क्यों? उनके लिए कुछ करिए। सच कहूँ तो यही दुनिया का नियम है, जो समय पर काम नहीं करता वो पछताता है। रानो का दिल टूट गया, लेकिन उसने फिर भी किसी को कोसा नहीं, बस आगे बढ़ गई। अब वो पहुंची गोरी कौवी के पास। वहाँ रोशनी और रंग थे, अंदर से गाने की आवाज आ रही थी। गोरी बहन, तिनके नहीं, थोड़ी दया दे दो, बच्चों के लिए आई हूँ। ओहो, फिर से वही नाटक? रानो, हम सब अपनी मेहनत से यहाँ पहुँचे हैं, तू हर बार मुंह उठाकर चली आती है। इस बार बात मेरी नहीं, बच्चों की है। तो अपनी औकात के हिसाब से जी, हमें अपनी खुशियाँ खराब नहीं करनी। दरवाजा बंद हो गया। रानो चुपचाप लौटने लगी। तभी झाड़ियों में से आवाज आई, अरे रानो, बड़ी हालत खराब है, चलो मेरे लिए दाना चुगलाओ, मैं एक कोना दे दूंगा घोंसले का। दर्द का मजाक मत बना कालू, भगवान सब देखता है। वह वहाँ से चली गई। अगली सुबह जंगल भीग चुका था। रानो थककर एक पुराने गुलाब के पौधे के पास बैठ गई। हे मालिक, अब तुझी से आस है, तूने दिया तो सब कुछ मिल सकता है। तभी पौधे से हल्की रोशनी निकली, गुलाब की पत्तियां हिलने लगीं। रानो, तेरी सच्चाई ने मुझे जगा दिया है। तू मेरे फूलों और पत्तियों से अपना घर बना ले, मैं तुझे हमेशा छुपाऊंगा। गुलाब, तुम बोल सकते हो? सचमुच? हाँ, जब दिल साफ हो तो कुदरत खुद बोलती है। ले, ये मेरा तोहफा है। रानो ने कांपते हाथों से फूलों और पत्तियों को इकट्ठा किया। देखते ही देखते वहाँ एक खूबसूरत गुलाबी घर बन गया, महकता हुआ, मजबूत और गर्माहट भरा। माँ, ये घर कितना सुंदर है, इसमें तो खुशबू भी है। ये मेरी मेहनत नहीं, तेरी दुआ और गुलाब का करम है। ये खबर जंगल में फैल गई। पक्षी हैरान थे। रानो के पास अब गुलाब का घर, वो भी ऐसा सुंदर। शायद हम सबने गलत समझा उसे, उसका दिल तो सबसे बड़ा निकला। एक रात कालू कौवा चुपचाप गुलाब के घर के पास पहुंचा। जलन उसे अंदर से खा रही थी। ये घर तो मेरा होना चाहिए था, मैं इसे चुरा लूंगा। जैसे ही उसने कांटों को तोड़ा, उसके पंख में कांटा चुभ गया। आह, ये कांटे, ये घर तो किला है। हे ईश्वर, इसे भी रास्ता दिखा। अगली सुबह पक्षी रानो के पास आए। रानो बहन, हमने तुझे समझा नहीं, हमें माफ कर दो। जब कोई टूटा होता है तभी अपनों की पहचान होती है। हाँ, मैं सब भूल चुकी हूँ। क्या हम भी इस गुलाब के घर में रह सकते हैं? इस घर की दीवारें प्यार से बनी हैं, सबके लिए खुली हैं। सभी पक्षी मिलकर उस घर का हिस्सा बन गए, प्यार, सहयोग और दया के साथ। कालू कौवा अकेला रह गया। उसकी चालाकी उसे किसी लायक नहीं छोड़ पाई। काश मैं भी नेक होता। याद रखना बेटा, सच्चाई, सब्र और दुआओं की ताकत किसी भी तूफान से बड़ी होती है। भगवान देर करता है, लेकिन अंधेर नहीं।